ऐसा क्यों है कि हमारे ज़्यादातर पॉलिटिशियंस बूढ़े होते हैं? क्यों 50 साल का पॉलिटिशियन भी अपने आप को एक युवा नेता मानता है? इंडिया में पॉलिटिशियंस अक्सर पैसे वाले लोग ही क्यों बनते हैं? ऐसा कैसे हो रहा कि इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ फैमिलीज ही दशकों से अपना दबदबा बनाए हुए हैं और हमारे पॉलिटिशियंस कभी रिटायर क्यों नहीं होते हैं? कैसे बहुत सारे एक्टर्स, सिंगर्स और क्रिकेटर्स आसानी से पॉलिटिशियन बन जाते हैं, लेकिन हम पॉलिटिशियन बनने का सोचते भी नहीं हैं? क्या ये सारी कमियां सिर्फ इन पॉलिटिशियंस की वजह से है, या फिर हमारा पूरा सिस्टम ही ऐसा बन चुका है जो एक ईमानदार और मिडिल क्लास आदमी को राजनीति में आने ही नहीं देता? क्या इसके लिए हमारा संविधान जिम्मेदार है, या फिर कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? आइए आज के इस वीडियो में देश की राजनीति का ये काला सच भाषणों से नहीं बल्कि सॉलिड फैक्ट्स और डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी ज़्यादातर जनसंख्या अभी यंग है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि 2024 में हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में हमारे सांसदों की एवरेज उम्र 56 साल है, जो कि आज तक के हमारे देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। और राज्यसभा सांसदों का एवरेज एज तो 60 साल से भी ज़्यादा है। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस साल सितंबर में 76 साल के हो जाएंगे। हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन की एज मात्र 29 साल है। एम करुणानिधि, जो 2006 से लेकर 2011 तक तमिलनाडु के सीएम थे और 86 साल के होने की वजह से चल भी नहीं सकते थे, और फिर भी सीएम की गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। और ये हैं HD देवेगौड़ा, जो इंडिया के 11वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी कर्नाटक से राज्यसभा MP हैं, और इनकी उम्र आप यकीन नहीं करेंगे 93 ईयर्स की हो गई है, और ये राज्यसभा में खड़े होकर बोल भी नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए राज्यसभा चेयरमैन इनको बैठ के बोलने की इजाज़त दे रहे हैं। ऑनरेबल HD देवेगौड़ा जी, आप बैठकर बोल सकते हैं, आप बैठकर बोल सकते हैं। जरा सोच के देखिए, ये लोग सरकारी कर्मचारियों को 60-62 साल में रिटायर होने का कानून बनाते हैं और खुद 90-90 साल तक राजनीति से रिटायर नहीं होता। तो इसलिए यहाँ कोई रिटायर नहीं करता, वो सड़ के मर के मतलब जलील हो के अपना बुढ़ापा झेलेंगे। इट्स लाइक राइडिंग अ टाइगर। आप एक बार टाइगर पर चढ़ गए ना, आप उतर नहीं सकते, क्योंकि टाइगर आपको खा जाएगा। कईयों के केसेस हैं जो बंद नहीं हुए हैं, फाइल कोल्ड स्टोरेज में चली गई है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है, क्योंकि कईयों ने कुछ लोचे करके अपना काम निकाला है। अब पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना होगा उनको, क्योंकि अगर पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं रहेंगे और सरकार बदल जाएगी तो उन पर इंक्वायरी बैठेगी, और गिल्ट तो कईयों की है। आप हैरान मत होइएगा अगर इंडिया की राजनीति में आने वाले समय में कोई 100 साल का CM या फिर PM ही देखने को क्यों न मिल जाए। इसका नतीजा ये होता है कि ये लोग इस तेज बदलती दुनिया में नए नए मुद्दों पे, जैसे सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज पर तब ध्यान देते हैं जब ये समस्या बहुत बड़ी बन जाती है। आज लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज में हमें परिवारवाद देखने को मिलता है। कांग्रेस, जो भारत को आज़ाद कराने के लिए बनाया गया था, वो आज पूरी तरह से नेहरू गांधी फैमिली के कंट्रोल में आ चुका है। कुछ अन्य परिवारवाद वाली पार्टियां भी हैं जो हमेशा से किसी न किसी तरह पावर में बनी रही हैं, जैसे बिहार में लालू यादव परिवार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में NTR और YSR परिवार, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार और महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार। आज के रूलिंग गवर्नमेंट में भी परिवारवाद देखने को मिलता है, जैसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, जो UP के नोएडा से 2017 से विधायक हैं। हमारे इस समय के सबसे चहेते एजुकेशन मिनिस्टर माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी BJP के पूर्व मिनिस्टर देवेंद्र प्रधान के सुपुत्र हैं। लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। यही लोग हमेशा क्यों जीतते हैं? क्योंकि इन्हीं फैमिलीज के पास पैसा है, पावर है, और इनका नाम लोकली ब्रांड की तरह यूज किया जाता है। इसीलिए सभी पार्टियां इन्हें ही टिकट देती हैं, क्योंकि इनके जीतने का बहुत चांस होता है और ये चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। और हमारे देश की भोली जनता दशकों से इस मकड़जाल से निकल ही नहीं पा रही, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि सच में जनता के लिए काम करने वाले ईमानदार लोग चुनाव जीतने के बारे में तो छोड़िए, चुनाव लड़ने के बारे में भी नहीं सोचते। आप ही सोचिए कि अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और आप अपने घर वालों या दोस्तों से चुनाव लड़ने के बारे में बोलते हैं, तो लोग आप पर ही हंसेंगे और आपका ही मजाक उड़ाएंगे। इंडिया के जाने माने हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा द हिंदू के अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि हमारे देश में कई करोड़पतियों को विधायक और सांसद की सीटें ट्रॉफी के रूप में बांट दी जाती हैं, ताकि पार्टी को फंडिंग मिलती रहे और
पार्टी सरकार में बनी रहे और इनके बिजनेसेस को फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहें। बिजनेसमैन भी चाहते हैं कि वह सरकार में जाकर अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके अपने बिजनेसेस के लिए लाभ बना सके। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में हमारे 93% सांसद करोड़पति हैं। इन करोड़पति नेताओं का अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से लगभग ना के बराबर ही संपर्क रहता है और कई बार तो ये वोटर्स पूरे 5 साल में कभी अपनी समस्याओं को लेकर इनसे मिल भी नहीं पाते हैं। जबकि आज हमारे देश को ऐसा नेता चाहिए जो ग्राउंड पर जाके काम करे, अपने जनता का दुख दर्द समझे और उसको सॉल्व करे। लेकिन हो क्या रहा है, एकदम इसका उल्टा। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर इसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर। डेमोक्रेसी तब मजबूत होती है जब नागरिक अपने पॉलिटिशियन से सवाल पूछते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल सपोर्ट अंधविश्वास में बदल जाता है तब अकाउंटेबिलिटी कमजोर पड़ने लगती है। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? कई लोग अपने पसंदीदा नेता की हर बात को सही मान लेते हैं और विरोधी पार्टी की हर बात को गलत, और इसी को कल्ट पॉलिटिक्स भी कहते हैं, जिसको पीआर की मदद से ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया जाता है और लोगों के सोचने समझने की शक्ति को ही हाईजैक कर लिया जाता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स भी हमें वही कंटेंट दिखाते हैं जो हम पहले से पसंद करते हैं, जिससे हम एक पॉलिटिकल इको चैम्बर में फंस सकते हैं। नतीजा ये होता है कि पॉलिसी और परफॉर्मेंस की जगह लॉयल्टी और आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1500 रुपए का सिलेंडर होगा तो भी ऐसे उठा के चले गए। 1500 का हो गया। वोट तो नरेंद्र मोदी को ही, हमारा बाप नरेंद्र मोदी है। ऐसी सिचुएशन आ गई कि भीख भी नहीं मिली, तब फिर क्या होगा? आत्महत्या कर लूंगा और नाम कांग्रेस का ले लूंगा। उसने मेरे को, अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना तो भी ऐसे ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। अगर दिखाई नहीं देगा तो भी भाजपा को वोट दूंगा। पैराशूट कैंडिडेट्स ऐसे कैंडिडेट्स को कहा जाता है जो पहले से ही किसी अन्य फील्ड में पॉपुलर होते हैं, जैसे क्रिकेटर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, और इन्हीं पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें टिकट देती है और इसी पॉपुलैरिटी के चक्कर में लोग इनको वोट देकर सांसद भी बना देते हैं। और फिर ये सांसद ना तो अपनी जनता के प्रॉब्लम्स को जानते हैं और ना ही उनके साथ जरूरत पड़ने पर खड़े रहते हैं। जैसे कि यूपी के मथुरा के बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को ही ले लीजिए, जिन्होंने मथुरा में इतना काम किया है कि अब इन्हें याद ही नहीं है। So many things I have done which I just don't recognize right now. I don't remember much, but बहुत सारे काम किए हैं। और पार्लियामेंट में भी इनका अटेंडेंस देश के बाकी एमपीज की तुलना में आधे से भी कम है। वहीं पर मनोज तिवारी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद हैं, बीजेपी नेता मनोज तिवारी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो नोटबंदी के बाद लाइन में लगे लोगों का मजाक उड़ाते दिखाई दे रही हैं। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। और कंगना रनावत जो हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं। आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। बताइए, ये लोग ऐसे ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और बहुत से लोग इनको स्टार नेता मानते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें गलत क्या है, पॉपुलर लोग हैं, जीत जाते हैं, पर नुकसान ये होता है दोस्तों कि जो लोकल नेता ग्राउंड पर हमारे और आपके लिए सालों से काम कर रहा होता है, उसका टिकट काट कर इन सेलेब्स को दे दिया जाता है और जीतने के बाद ये स्टार नेता पार्लियामेंट में कम और शूटिंग सेट्स और कमेंट्री बॉक्स में ज्यादा दिखाई देते हैं। आज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हमारे देश की राजनीति का एक कड़वा सच है, जिसमें यह समझ नहीं आता कि इंडिया में नेता क्रिमिनल्स बन रहे हैं या क्रिमिनल्स नेता बन रहे हैं। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में लगभग 50% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस और 31% के खिलाफ रेप और मर्डर जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। फिर भी हमारे देश का कानून इनको चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, एक पॉलिटिकल पार्टी इनको टिकट देती है और इस देश के लोग इनको वोट देकर सांसद और विधायक बनाते हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे काटजू का भी कुछ ऐसा ही कहना है। आदमी जब वोट देने जाता है, आम 90% में 100% ही ये नहीं देखता है कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है,
बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, कुछ नहीं, भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट दे देता। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं और आप पर एक भी क्रिमिनल केस दर्ज हो जाए तो आपको नौकरी से परमानेंट बैन कर दिया जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स में सब चंगासी। लेकिन ये सारी कमियां रातों रात पैदा नहीं हुई हैं, इनके पीछे दशकों का समय लगा है। 1950 और 60 के दशक में हमारे पॉलिटिशियंस वही लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में हमें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किए थे और तब इस देश को आज़ादी हासिल हुई थी। इन लोगों पे जनता बिना सोचे समझे ही विश्वास कर लेते थे क्योंकि लोगों का इन पर बहुत भरोसा था कि ये लोग जो भी करेंगे देश हित में करेंगे, जो कि कई मायनों में सही भी था। लेकिन आज शायद ऐसा नहीं है। आज कोई भी पार्टी पैसा या पावर देखकर ही टिकट देती है और जब एक कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है तो उसका मकसद हमारे और आपके लिए काम करना नहीं बल्कि अपने खर्च हुए करोड़ों रुपए को वसूलने में लग जाता है। और यहीं से जन्म होता है करप्शन और स्कैम्स का। मुझे पॉलिटिशियन के लिए रिस्पेक्ट नहीं है इनका। सब पार्टी, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। दे हैव नो जेन्युइन लव फॉर द कंट्री, no genuine love for people. They seek power and wealth मतलब मनी। हमारी न्यायपालिका भी बहुत धीरे फैसले सुनाती है जिससे केसेस दशकों तक कोर्ट में खींचते रहते हैं, जिससे वो लोग भी चुनाव लड़ पाते हैं जिन पर कोर्ट में केस तो चल रहा होता है लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आया होता है। इन सब के अगर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करें तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत है। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगला प्रेसिडेंट या कैंडिडेट कौन होगा ये सिर्फ बड़े नेता एसी कमरे में बैठकर तय ना करें बल्कि पार्टी के आम वर्कर्स वोट देकर चुने, जिससे पार्टी के युवा और नए टैलेंट्स जो सच में देश और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं वो पार्टी में ऊपर तक आ सके और चुनाव लड़कर देश हित में काम कर सके। All these parties, the biggest problem is the lack of internal democracy in all parties. Just to highlight the point, somebody as big as Mahatma Gandhi was president of Indian National Congress only once in his lifetime. Now, if you become president of the party, you remain all your life, then your son becomes, then his son becomes, and that is a very big compromise on democracy. कुछ सीट्स युवाओं के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए ताकि हमारी संसद और विधानसभाओं को और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सके और इंडिया के पॉपुलेशन और पॉलिटिशियन के बीच जो एवरेज एज गैप आज 30 साल है को कम किया जा सके। ऐसा करने के लिए हाल ही में शशि थरूर ने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल पास कराना अपने आप में भी एक चैलेंज है। आपके एरिया में अगर कोई पढ़ा लिखा ईमानदार कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो उसका पोस्टर शेयर कीजिए, उसके लिए वॉलंटियर करिए और अगर हो सके तो उसके लिए कुछ पैसे डोनेट करिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की आज हमारे देश की राजनीति को सख्त ज़रूरत है और इसी को ग्रास रूट पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। अपने एमपी या एमएलए का फ़ोन नंबर सेव करिए, वार्ड ऑफिस जाइए, आरटीआई फाइल करिए। ये सब आपका संवैधानिक अधिकार भी है और फ्री भी है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस तभी सुनते हैं जब उनको लगता है कि नागरिक जाग रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं और बातें करते हैं कि हमारे देश की राजनीति इतनी खराब क्यों है, इसको कौन कब और कैसे सही करेगा, लेकिन शायद हमारा सवाल ही गलत है दोस्तों। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए दोस्तों कि हम क्यों ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपना पॉलिटिशियंस चुनते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को या तो सुनते ही नहीं हैं या फिर हमारे प्रॉब्लम्स इन्हीं की वजह से है, जैसे अच्छे क्वालिटी के रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनवाना और अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन करना। हम क्यों आखिर अपने जाति और धर्म को किसी पॉलिटिशियंस के द्वारा चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करने देते हैं? हम क्यों ऐसा नहीं सोच पाते कि हम लोग ही ऐसे भ्रष्ट पॉलिटिशियंस को अपना बहुमूल्य वोट देकर चुनाव में लाते हैं और फिर अगले 5 साल तक इन्हीं की वजह से रोते रहते हैं। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आप अपने एक वोट के ताकत को समझिए। आपके इसी वोट के लिए आज बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन भी आपके पास 5 साल में एक बार ही सही वोट मांगने जरूर आता है और ये अधिकार आपको ऐसे ही नहीं मिला है। इसको हासिल करने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने अपना प्राण ही त्याग दिया है और गांधी और अंबेडकर जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। और आप आज इस वोट का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपके बच्चों का भविष्य और इस देश की मिट्टी का रंग तय होगा।